I think all are doing well. Hope everyone is staying safe and secure in their home. Um, Today, we are going to start a new topic: definition, type, and educational needs of children with disabilities. And we are dealing with 2.1, which is hearing impairment, definition, and types. ये चैप्टर में जाने से पहले मैं आपको एक बात बोलूंगी कि मैं अंग्रेजी और हिंदी को मिक्स करके क्लास ले रही हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट थे कि हिंदी में क्लास ले। और मैं एक बात भी बोलना चाहती हूँ कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो अगर कुछ गलती है तो आप क्षमा कर लो। और उससे ज़्यादा आपको कुछ डाउट है कि मेरे इंग्लिश से या हिंदी से, आप बेझिझक से हमें मेल कर सकता है। तो चलिए चैप्टर में जा सकती है। तो व्हाट इज हियरिंग इम्पेयरमेंट? हम किसको ये हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं और ये क्या है हियरिंग इम्पेयरमेंट? अगर एक व्यक्ति को सुनाई में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, उसको हम पहले ईयर इन्फेक्शन ये सब बात से बोले जाते थे। पर एक हर एक आदमी को सुनने के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो 25 डेसिबल के ऊपर होता है, और 25 टू 25 प्लस उसको एक इंसान को सुनाई देता है। और जो भी इंसान को वो साउंड उतना ज़्यादा सुनाई नहीं देता है, तो उनको शायद हियरिंग लॉस होने का वजह हो सकता है। तो और ये भी है कि ये हियरिंग इम्पेयरमेंट एक ही ईयर में भी हो सकता है। ये तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हियरिंग इम्पेयर्ड है एक लड़का और एक लड़की और जो भी है, किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ये तो रूल नहीं है कि 2 कानें will be disturbed, but even a 1 year can have a hearing loss. और हियरिंग लॉस हम जब बात करते हो तो हम उसको माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड, ये 4 कैटेगरी में किया आई मीन डिवाइड किया है। तो जैसे मैंने बोला, इट कैन अफेक्ट 1 ईयर और बोथ ईयर्स। एंड ये जब हम पता चलेगा तब हमको कॉन्वर्सेशन करने में, सोशली हम किसी से बात करने से, ये सब करने से हमको डिफरेंस पहचान आएगा कि हमको एक ईयर में हो गया है और दोनों में है। माइल्ड, मॉडरेट, ये सब लोगों को हम हार्ड ऑफ हियरिंग लोगों बोल देते हैं, और उन लोगों को कैटेगरी तम हम माइल्ड टू सिवियर के अंदर में आ, आ जाती है। तो उन लोगों को हम हार्ड ऑफ हियरिंग बोल देते हैं। ये हार्ड ऑफ हियरिंग होने वाले लोगों को ये कुछ असिस्टिव डिवाइस से, लाइक हियरिंग एड्स, कॉक्लियर इम्प्लांट्स, असिस्टिव डिवाइसेस, ये कैप्शनिंग करने से, ये सब से उन लोगों का ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि उन लोगों को नॉर्मल की नॉर्मल ज़िंदगी जी सकती है। और उसको कॉक्लियर इम्प्लांट का भी बेनिफिट हमें मिल सकता है। पर एक दूसरी कैटेगरी है, वो जो सिवियरली इम्पेयर्ड है, तो उन लोगों को हम डेफ बुलाया जाता है। और उन लोगों को ये सबसे, लाइक ये इम्प्लांट से, हियरिंग एड से बहुत थोड़ा सा ही हेल्प होता है, और उसको ज़्यादातर उसको कम्युनिकेशन, साइन लैंग्वेज या लिप रीडिंग से हो सकता है। और हियरिंग लॉसेस कभी-कभार सडनली होती है, और कभी-कभार ये ग्रेजुअली डेवलप हो जाती है। ये बुढ़ापे के टाइम पे वो ग्रेजुअली हो सकती है। ये सडनली एक एक्सीडेंट की वजह से वो जो ब्लास्ट के साउंड है, उससे हमें सुनाई में कुछ कंसर्न्स आ सकता है। तो ये हियरिंग लॉस अब अगर हम माने तो सडन भी है, ग्रेजुअल भी है। तो मैं यहाँ थोड़ा-सा साइन बता रही हूँ जब भी हियरिंग लॉस है, तो आप डिस्टिंग्विश करने से, ये तो माने नहीं है कि अगर ये 3 है तो आपको हियरिंग लॉस है, ये बात नहीं है। ये ये एक सिम्पटम है, तो आपको चेक करके कंफर्म करना पड़ेगा। तो डिफिकल्टी हियरिंग अदर पीपल क्लियरली एंड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट दे से। सपोज वो आदमी मैट बोले, तो उसको शायद बैट भी सुन सकता है, क्योंकि दोनों का लिप रीडिंग ऐसे की वैसे ही है। तो अगर हमको एक एक आदमी बोल रही है, लाइक
हमारे फ्रेंड हमसे कुछ बात बोली है और हमने मैच सुनाई है, तो शायद जो भी बात बोलने में क्लैरिटी नहीं है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। ये एक आइडेंटिफिकेशन है। और जब भी हम किसी हम हमसे किसी से किसी बात कर रही है तो हम क्या आप दूसरे बात बोल सकते हो? आप एक और बार बोल सकते हो? ऐसे हम बार-बार बोले तो हम आप आपको कान को चेक करना पड़ता है। और listening to music or watching television with the volume turned up higher than the usual people require. एक आम इंसान को सुनाई सुनाई देने वाले साउंड के ज़्यादा अगर हमें एक टेलीविज़न और म्यूज़िक सुनने में हमारे ईयर प्लग में या नॉर्मल वॉल्यूम में कुछ ज़्यादा लगती हो, तो भी हमें कुछ इश्यूज़ हैं अपने हियरिंग में। एक अगर एक आदमी को एक बच्चे को बीमारी होता है तो उसको कई वजह होता है। शायद वो ठंडा पिया होगा, शायद वो धूप में घेल पड़े होंगे। तो हर एक चीज़ के लिए किसी न किसी कॉसेस हो जाती है। तो हम अभी कॉसेस ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट देख रहे हो। तो इट इज़ एडवांटेजेस टू डिटेक्ट सेंसरी हैंडीकैप्ड एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। अगर हमको कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि हियरिंग एक सेंस माना जाता है, तो अगर हमारे सेंसरी में कोई प्रॉब्लम है, ये बेहतर है कि आप जितना जल्द आइडेंटिफ़ाई कर सकें, उतना जल्द हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। अगर आप एक बच्चे के मामले में सोच लिया, तो उसका पहला आइडेंटिफ़िकेशन उसका माँ या पापा कर सकते हैं। हम छोटे बच्चे को जब नींद सो रही है, तो अगर आप किचन में या पास में एक ग्लास नीचे गिर गई, तो बच्चे एक शेक कर देता है, एक झटका देता है। उससे हमें मतलब आता है कि उसको सुनाई है, वो ग्लास की नीचे गिरने के आवाज़ से शॉक से वो हिल गई है। तो वो एक आइडेंटिफिकेशन है। तो जितना जल्द आप अपने बच्चे को या दूसरों को आइडेंटिफ़ाई करने में या कराने में मदद कर सकती है, वो उतने का उतना अच्छा ही है। ये उसका आइडेंटिफ़ाई हम प्रॉपर एज में नहीं किए, तो उसका रिज़ल्ट और उसका उस गलती के वजह से उसको पढ़ाई में, उसके आगे की ज़िंदगी में नुकसान हो सकता है। ये एक बच्चे के पर्सनैलिटी में अफ़ेक्ट कर सकता है। एक जो बच्चे एक अर्ली इंटरवेंशन जितना अ, कम उम्र में उसको इंटरवेंशन मिल सकता है, उतना ही अच्छा है। वो उसके पर्सनैलिटी में, उसमें कम्युनिकेशन में, उसका एजुकेशन में ये सब में हेल्प हो सकता है। अ, और ये भी माना जाता है कि अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया है, तो शायद ये कॉक्लियर इम्प्लांट करने का, ये सब एड्स यूज़ करने का जितना जल्दी हम यूज़ शुरू करता है, उतना जल्दी ये बच्चे को हो सकता है। सो असेसमेंट नीड टू बी डन एट द अर्ली एज। ओ अर्ली एज में करने वाले को हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। देयर आर 2 मेन कैटेगरीज़ ऑफ टेस्ट एम्प्लॉयड इन असेसमेंट। एक है स्क्रीनिंग और दूसरी है डायग्नोस्टिक। ये सम कॉसेस हम अगर बोले तो एक कॉसेस ड्यू टू कंडक्टिव लॉस और दूसरी जो सेंसोरी न्यूरल लॉस बोलते हैं। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल देख लेंगे। ये क्या है कंडक्टिव हियरिंग लॉस? ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस को बोलता है कि occurs when the passage of sound is blocked either the ear canal or in the middle ear। हमारे कान के साउंड ब्लॉक हो सकता है कहीं पे, ये ईयर कैनाल में या मिडिल ईयर में हमारे कुछ डिफेक्ट के वजह से हमको साउंड ज्यादातर सुनाई नहीं देता है या कुछ ब्लॉक हो सकता है, इसको हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं। ये पैसेज of the sound may be blocked due to blockages or damaged anatomal structures in the outer ear, ear canal और middle ear। ये कई रीज़न से हो सकता है।
अदर ये ब्लॉकेज हो सकता है क्योंकि कान में पानी भरी है या वैक्स कुछ ज़्यादा है, इस सब से भी हियरिंग थोड़ा-सा कम हो सकता है। और दूसरा ये है कि हमारे आउटर ईयर में शेप नहीं है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, या अंदर मिडल ईयर का जो स्ट्रक्चर है, वो उसमें कुछ गड़बड़ है। तो ये सब से भी हमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है। तो अगर हम बोले जाते तो ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक आउटर ईयर, एक मिडल ईयर और एक इनर ईयर। और कंडक्टिव हियरिंग लॉस में साउंड को आउटर ईयर से मिडल ईयर तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके वजह से हमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है। तो वो वो हार्ड साउंड है या सॉफ्ट साउंड है, दोनों साउंड अंदर नहीं जाती है। और ज़्यादातर ये लाउडर साउंड्स को एक मफ़िल के जैसे, मफ़िल को हम हिंदी में ऐसे प्रॉपर्ली नहीं सुनाई देती है, एक इको के वजह से या कुछ बिखरी हुई वो सिग्नल वीक होने से हमें मिलता है ना, ये साउंड फ्लक्चुएशन की वजह से, जैसे ही हम सुनाई दे सकता है। और ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस से शायद हमें मेडिसिन और सर्जरी के हिसाब से हम ये रेक्टिफाई कर सकते हैं और उसका कुछ ना कुछ इलाज हमें कर सकता है। ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस होने के कारण क्या-क्या होता है? एक है ईयर वैक्स। हम अपने बचपन से दिया है कि अगर हम नहा गए तो प्रॉपरली हमको कान को क्लीन करना है। ये तौली से हमको क्लीन करना है। ये सब ईयर वैक्स की वजह से बोलता है। तो ईयर एक मॉइस्चराइज़ी चीज़ वैक्स जैसा होता है, वो ईयर कैनाल में ज़्यादातर छिपा जाता है। वो एक्चुअली टू सम एक्सटेंट इट इज़ एक्चुअली यूज़फुल। इट एक्चुअली हमारे कान में डर्ट और अदर पार्टिकल इनर ईयर में आने से वो मना कर देती है। और जो भी चीज़ ज़्यादा है वो अपनी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ऐसी एयरवैक्स हमारे कान पे ज़्यादा है तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। Though this actually keeps the infection and keeps dirt and other particles from the middle and inner ear. हम क्या करते हैं, ये एक्चुअली वैक्स ज़्यादा बढ़वाने से हम या कॉटन या ये मैच बॉक्स की पीछे वाली कुची या हमारे हेयर क्लिप, इस सब से हम क्लीन करती है। पर ये करना मना है और ये करना आपकी ईयरड्रम्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने के लिए चांसेस 99% है। क्योंकि वो वैक्स अगर आप केयरफुली नहीं निकाल गए तो आपका ईयरड्रम में अ, पिन होने के नाते आपके हियरिंग लॉस हो सकता है। तो अगर आपको ईयर वैक्स निकालना है तो आप प्रॉपरली एक ईएनटी डॉक्टर के साथ जाके उसको निकाल देता है। और दूसरी रीज़न है फ्लूइड इन द ईयर। अगर हमारे कान में थोड़ा-सा कुछ लिक्विड बच गई, अगर आप क्या बोलते हो, नहाते टाइम पानी अंदर जाते हैं तब ज़्यादा तक सुनाई हमें नहीं देता है। ऐसे ही कुछ फ्लूइड अंदर है, वो पस होती है या कुछ ईयर इन्फेक्शन के वजह से कुछ लिक्विड्स आ जाती है, तो ये सबसे फ्लूइड इन द ईयर होने से हमें सुनाई में कुछ कम हो सकता है। और दूसरी है ईयर इन्फेक्शंस। ये ज़्यादा तक ईयर इन्फेक्शंस को हम स्विमर्स ईयर बोलते हैं, क्योंकि अ, ये हमारे मिडिल ईयर अफेक्ट हो सकती है कोल्ड और एलर्जी से। हम जब नहाते हैं पानी ज़्यादातर अंदर जाती है और फ्लूइड वहाँ ही ऐसे ही निकल जाती है, तो वो इन्फेक्शन होने के चांसेस है। ईयर इन्फेक्शन कैन बी ट्रीटेड एट होम, बट मॉडरेट टू सीवियर केसेस में रिक्वायर एंटीबायोटिक और ईयर ड्रॉप्स। ये ज़्यादा तक ये ईयर इन्फेक्शंस, ये पानी की वजह से होना, ये ज़्यादातर हम
स्विमर्स में दिखते हैं, जिसके वजह से उसका दूसरा नाम है स्विमर्स ईयर। नेक्स्ट है फॉरेन बॉडी इन द ईयर। हमको ये मान जानता है कि जब बच्चे खेलते हैं, किसी न किसी को मुंह में डाला जाता है, कान में डाला जाता है, तो वो छोटी छोटी जो चीजें उसमें स्टिक हो सकता है। वो चीजें से हमें साउंड प्रॉपर अंदर जाने से डिफिकल्टी हो सकता है। और कभी कभार हम मूवीज में भी देखता है कि ये बग्स हमारे कान के अंदर जाते हैं। तो ये कुछ बाहर की चीजें, वही तो बोलती हूँ, फॉरेन चीजें के मतलब बाहर की चीजें, एक थर्ड एक्सटर्नल पार्टी हमारे ईयर पे जाते हैं तो भी हमें कान में और सुनाई देने में कुछ तकलीफ हो सकता है। ये सारी 4 रीजंस के लिए हमें प्रॉपरली डॉक्टर का गाइडेंस लेना है। आप खुद मत कुछ भी नट करिए, क्योंकि हाँ, ये सही है कि हमारे बड़े लोगों को ऐसे करना एडवाइस कर देती है, पर उससे ज़्यादा आप ईएनटी वालों को दिखाइए, क्योंकि वो ज़्यादातर बेहतर है, क्योंकि ये आपकी पूरी जिंदगी के मामला है। और 5वीं पॉइंट है कोलेस्टोमा। अ, ये एक छोटा सा ग्रोथ होता है अपनी मिडिल ईयर में, और ये जब होता है मिडिल ईयर के स्पेस में थोड़ा सा सेल्स ऐसे ही डेवलप हो जाती है, तो उसी से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है और डिसफंक्शन भी हो सकता है, तो इसको हम कोलेस्टीमा बोल देते हैं। नेक्स्ट इज परफोरेटेड ईयर ड्रम। द ईयर ड्रम कैन बी परफोरेटेड बिकॉज ऑफ trauma, or if an ear infection goes untreated, the trapped in fluid can cause a hole in the eardrum. अगर हम कुछ ट्रीटमेंट्स, अगर हमें ईयर इन्फेक्शन है, वो हमें ट्रीट नहीं किया, तो उसके वजह से हमारे ईयर ड्रम में एक होल आ सकता है। ये भी एक रीजन है हमें ये हियरिंग लॉस होने के लिए। और अदर ट्रॉमास, ये मिडिल ईयर में बाकी जो भी हादसात हो रही है, तो उसके वजह से भी हो सकता है कि बोन्स में कुछ प्रॉब्लम, अगर हमको झटका पड़ी और कान में झटका पड़ी, तो उसी की वजह से हो सकता है। अगर आपने कहीं पे गिर के अपने कान को ज्यादा तक चोट पड़ गई, तो इसी से हो सकता है। लाउड नॉइज कुछ आपके कानों को 1 डेसिबल से ज्यादा सुनाना अच्छा ही नहीं होता है। कुछ लोगों को खून बहता है, कुछ लोगों को ईयर ड्रम फट जाती है, तो ये भी एक रीजन है। और यूस्टेशियन ट्यूब मैलफंक्शन। ये यूस्टेशियन ट्यूब ये है कि हमारे मिडिल ईयर और नासोफैरिंक्स को कनेक्ट करने वाले एक पाइप को हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। ये अभी के लिए आप फिलहाल जान जाइए, क्योंकि ये यूस्टेशियन ट्यूब के बारे में एनाटॉमी ऑफ ईयर्स में कुछ ज्यादा ही आपको पढ़ाई मिली है, तो अभी मैं इसके ज्यादा डिटेल्स नहीं दे रही हूँ। तो यूस्टेशियन ट्यूब में अगर ये कनेक्ट करने वाले पाइप में कुछ प्रॉब्लम है, या वो शेप निकल गई है, उसमें कुछ मैल्फैक्शन है, वो इधर उधर घूम गई, तो टेंड टू बी हॉरिजॉन्टल, ये सबसे ये हो सकता है। Next, ocellular fixation. Over time, the middle ear can be impairing bone motions or classify. The stimulation of inner ear is poor and causing a problem with sound transmission. So, it's a general condition which causes calcification and usually presents in adulthood. This can be treated with the help of hearing aid. और 10 रीजन है malformation। अगर हमारे पिन्ना, हमारे ऑरेकल, हमारे ईयर कैनाल में कुछ प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हुआ है, तो उसके मालफॉर्मेशन बोल देती है। तो वो मालफॉर्मेशन के रीजन से भी हमारे सुनाई में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और व्हाट इज सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस? Sensory neural hearing loss happens when there is a damage
टू द इनर और टू द नर्व्स। पहले तो मिडिल ईयर और आउटर ईयर, वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस में मिडिल ईयर और आउटर ईयर में जो प्रॉब्लम है उसके वजह से हो सकता है। पर ये सेंसरी न्यूरल लॉस पूरा का पूरा नर्व से जुड़ी हुई है, जिसके वजह से सेंसरी का एक नर्व्स, ऐसे आप जल्दी याद कर सकते हो और पढ़ाई करने में कुछ ज़्यादा ही आप ऐसे सोच के तो आसानी मिल जाती है। तो डैमेज इन द इनर ईयर एंड टू द नर्व्स, और ये नर्व्स हमारे जो ब्रेन में चल जाती हैं, उसी नर्व्स में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोल देते हैं। सेंसरी न्यूरल लॉस इज परमानेंट, ये ज़्यादातर बुढ़ापे पे हो जाती है। यो कभी कभार किसी बच्चे को ये जन्म में भी हो सकता है। तो ये अगर होता है तो ये परमानेंट है, और उसका जो नॉइस हम सुन रही है ना, वो ज्यादा तक मफल्ड होता है, वो प्रॉपरली नहीं सुनाई देता है। उसका क्या क्या सिम्टम्स है? सो रेड्यूस्ड सेंसिटिव टू सॉफ्ट सॉफ्ट साउंड, जिसकी वजह से हम क्या दूसरे बात बोल सकते हो तो हम बार बार पूछ लेते हैं। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश अमंग द डिफरेंट स्पीच सिग्नल्स में सफर, हम वही तो हम बैट मोलेगा तो वो मैच सुनेगा, तो वो साउंड डिस्टिंग्विश करना बहुत तकलीफ हो जाती है। और परसेप्शन ऑफ लाउडनेस इज अफेक्टेड, क्योंकि हमारे जो लाउड है उन लोगों के लिए वो सॉफ्ट साउंड्स होगा, क्योंकि उन लोगों का सुनाई में कुछ दिक्कत है। पर उन लोगों का परसेप्शन, ये लाउड होने का परसेप्शन ही इफेक्ट हो सकता है। ट्रबल हियरिंग साउंड्स दैट इज इन बैकग्राउंड नॉइज, हमें जो वो छोटी छोटी आवाज सुन देती है उन लोगों को वो सुनाई देने में तकलीफ हो सकता है। पर्टिकुलर डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड चिल्ड्रंस एंड फीमेल वॉइसेस, जब आप बात करते हो एक मर्द का एक और औरत का साउंड, उन लोगों को ज्यादातर डिफरेंस करने के लिए कुछ तकलीफ हो सकती है। और बच्चों को ये छोटी बात, क्योंकि उन लोगों का वॉइस इतना ऊंची आवाज नहीं होगी, जिसके वजह से बच्चे को सुनाई देने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और डिसनेस और बैलेंस प्रॉब्लम, ये डिसनेस और बैलेंस प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी ईयर का इन्फेक्शन हो, आपको डिसनेस और बैलेंस प्रॉब्लम हो सकता है। ट्रबल हियरिंग हाई पिच्ड साउंड्स, हाई पिच साउंड्स आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। साउंड्स एंड वॉइसेस सीम मफल्ड, जैसे ही मैंने बोला। फीलिंग लाइक यू कैन हियर वॉइस बट कांट अंडरस्टैंड देम, आपको सुनाई तो देती है पर उसको आप समझ नहीं पाते हो कि वो लोग क्या बोल रही है। tinnitus, which we call like ringing in the ears, हमेशा हमारे कान पे ये गू साउंड या किसी न किसी एक छोटी आवाज ऐसे ही रखती है। और ये डिजीनेस और बैलेंस ऑप्शन के बारे में मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, कि अगर मैंने पहले ही बोला कि ये हियरिंग लॉस, ये तो इंसिस्ट नहीं है कि दोनों काने बहरे होना चाहिए, एक को भी हो सकता है। तो अगर ज्यादातर आप नोटिस किए, हमेशा आदमी को इम्बैलेंस हो सकता है, पर एक आदमी को जो ज्यादा इम्बैलेंस एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा होता है, तो शायद उन लोगों के कान में एक प्रॉब्लम हो सकता है। शायद उन लोगों ने नोटिस भी नहीं किया होगा, क्योंकि हमें सुनने के लिए एक कान ही काफी है। पर जब हम बातें कुछ ज्यादा कर जाते हो तो हमको डिफरेंस पहचान कर सकता है। और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस को, जिससे मैं आगे से एसएनएचएल बोल रही हूँ, को तो माइल्ड हियरिंग लॉस टू कंप्लीट हियरिंग लॉस डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डैमेज, ये कैटेगराइज करने में, जैसे मैंने पहले बोला कि माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड प्रोफाउंड, ऐसे करने कैटेगराइज करने के लिए हमको पहले उसका डिग्री ऑफ डैमेज लेना है और हमको पता चलना है। तो अगर आपको माइल्ड हियरिंग लॉस है तो आपका हियरिंग बिटवीन 26 टू 40 डेसिबल्स होगा, और मॉडरेट है तो 41 टू 55 डेसिबल्स के बीच में होगी, और सिवियर है तो 71 डेसिबल से ज्यादा हो जाते हैं ये डिग्री ऑफ डैमेज। तो इसका रीजंस क्या है? ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में हम एक्वायर्ड सेंसरी लॉस है, और
और दूसरे एक और भी है जो मैं आपसे बोल रही हूँ। एक्वायर्ड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मीन्स ये बॉर्न होने से या ये लेटर नहीं आती है, ये एक्वायर्ड होता है from one person to another person. Acquired means hearing loss develops as a person is born. ये छोटे उम्र से ही हो जाती है और धीरे धीरे आप उम्र बढ़ती जा रही है तो डिफिकल्टी भी ज्यादा हो सकती है। तो इसका रीजन पहला एक एज हो सकता है और दूसरा रीजन नॉइस होता है। जो आदमी ये लाउड नॉइस होने के कंपनीज में वर्क करती है, सायरन कंपनी में वर्क करती है, नहीं तो आप एक फैक्ट्री में जो बहुत ज्यादा आवाज निकलती है हमेशा टाइम, आपको वो सुनाते 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 आपको ये नहीं पता चलेगा कि कब का उसका ये सुनने में दिक्कत होने लगा है। तो नॉइस ज्यादा लेने से होता है। ये डिसीज एंड इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है। ये एकॉस्टिक ट्रॉमा, ये जल्दी से हमारे सिर कहीं पे गिर गई, नहीं तो वी गॉट अ लिटरली अ स्टैब ऑन माय अवर हेड, ये सब के वजह से हो सकता है। ट्यूमर के वजह से हो सकता है और ज्यादातर मेडिकेशन लेने से भी हो सकता है। तो जिसके वजह से हमको ये हमारे मन में रखना चाहिए कि किसके लिए मेडिसिन खा रही हो और उसके क्या भलाई है और क्या बुराई है। और दूसरा है कंजेनिटल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो कंजेनिटल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस ज्यादातर प्रेगनेंसी टाइम पे हो जाती है, पर ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है। ये इसके लिए कुछ रीजंस भी बनाई जाती है। प्रीमेच्योरिटी, अगर एक बेबी 7th मंथ डिलीवर हो सकता है शायद, ये तो मैंडेटरी नहीं है कि उनको हियरिंग लॉस होगा, पर शायद एक प्रोबेबिलिटी है कि उनका प्रीमेच्योरिटी एक रीजन है। मैटरनल डायबिटीज, जब माँ की गोद में है तो मदर को डायबिटीज है तो ये चांसेस है। लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ, जब हम डिलीवरी करती है तो बच्चे को ऑक्सीजन का कमी है तो इसके वजह से हो सकता है। जेनेटिक्स के वजह से हो सकता है। और इन्फेक्शन, अगर माँ को कुछ इन्फेक्शन लाइक रूबेला होता है तो बच्चे को कुछ डिसेबिलिटी आ सकता है। ये रूबेला एक इंजेक्शन है जो रूबेला वायरस, आपको जैसे लगेगा कि आपको कुछ मच्छर काटा है, पर आपको ये ज्यादातर अंदाजा नहीं होगा। ये एक छोटा सा एक मच्छर काटने के निशान होती है ना, ऐसे ही आ जाती है और माँ को नहीं पता चलती है। पर एक माँ जो रुबेला वायरस से ओवरकम किया है वो हमेशा किसी न किसी डिसेबिलिटी हो जाती है। ये रिसर्च के मामले है, अ, ये प्रूवन किया है। तो ये कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल में क्या डिफरेंस है? तो ज्यादातर ये हियरिंग लॉस हम सेंसरी न्यूरल में ज्यादातर एजिंग, नॉइज डैमेज, ड्रग के साइड इफेक्ट, ऑडिटरी ट्यूमर्स, ब्लास्टर एक्सप्लोशन से वजह से हो सकता है। और अगर आप कंडक्टिव को देखें तो फ्लूइड के कुछ प्रॉब्लम्स, बाहर से कुछ चीज अंदर आने के या फॉरेन बॉडी के होने से, ये एलर्जी से के वजह से, ये ड्रम सब कुछ करने से, हमारे ईयर ड्रम में कुछ प्रॉब्लम होने से और ईयर वैक्स ये सब डालने से हो सकता है। और ये कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल को मिक्स करके एक अलग कैटेगरी है मिक्स्ड हियरिंग लॉस, जिसमें वो जेनेटिक भी है, इन्फेक्शन की भी है और हेड ट्रॉमा के वजह से। हेड ट्रॉमा के मतलब अगर कुछ एक्सीडेंट से, कुछ ज्यादा टाउन से, या अगर आपको कहीं से झटका पड़ गई तो इस सब से आपको हो सकता है। तो इसका क्या डिफरेंस है? तो अगर आप कंडक्टिव हियरिंग लॉस को देखें तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन है, वो ट्रीट कर सकती है, वो यूजुअली माइल्ड और मॉडरेट हियरिंग डिफरेंशियंसी होती है, रिने टेस्ट से नेगेटिव होती है, और एनी टाइप ऑफ ब्लॉकेज इन आउटर ईयर प्रिवेंटिंग कंडक्शन ऑफ साउंड टू इनर ईयर है, और एब्सोल्यूट बोन कंडीशन इज नॉर्मल हो जाता है। और सेंसरी न्यूरल में ये परमानेंट हियरिंग लॉस है, ये मैनेज नहीं कर सकता है हियरिंग एड से। और एब्सेंस ऑफ डैमेज ऑफ सेंसरी हेयर सेल्स इन द मिडिल सेल्स,
हमारे मिडल सेल्स में ये हेयर सेल्स नहीं दिखेगा, लाइक डैमेज होता है, नहीं तो एब्सेंस होता है। रिने टेस्ट टू बी पॉजिटिव, ये रिने टेस्ट के बारे में ये हम एनाटॉमी ऑफ ईयर में ज्यादा हम पढ़ेंगे, और इसको हम माइल्ड मॉडरेट प्रोफाउंड और सिवियर के कैटेगरी से कर सकते हैं, और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन हो सकता है। Causes due to outer ear. Some children are born with or without pinna. अ, मेरी बहुत सारी बच्चे लाइक मेरे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं जो उसका आउटर ईयर प्रॉपर नहीं है, तो जिसके वजह से उसको हियरिंग लॉस हो सकता है, क्योंकि वो ईयर्स लाइक अब जब एनाटॉमी देखेगा तो आपको ज्यादा अंदाजा होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर अभी तक जो साउंड हमें सुन रही है तो हमारे ईयर्स में सर्कुलेट करके ही अंदर जाती है, पर अगर आपको आउटर ईयर नहीं है तो वो कैसे साउंड अंदर जाता है, तो इसी से भी प्रॉब्लम हो सकता है। If absence of pinna is accompanied with abnormalities in middle ear, it results in conductive hearing loss. अगर ये पिन्ना भी नहीं है और मिडिल ईयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस में जा सकता है, और इसके साथ साथ उसका नर्व्स भी प्रॉब्लम है, तो वो सेंसरी न्यूरल्स में प्रॉब्लम हो सकता है। ये वैक्स होने के टाइम पे हम स्विमिंग करते हैं, बेथिंग करते हैं, और पानी अंदर जा जाती है जिसके वजह से स्वेलिंग हो सकता है, और ये भी ईयर कनाल में साउंड जाने से रुकती है। ये causes related to middle ear. Most of the causes in conductive hearing loss due to is inflammation और otitis media। उसमें एक इन्फेक्शन होती है या स्वेलिंग होती है, एक तरह की बदबू, बदबू को नहीं बोल सकते हैं हम, एक तरह की स्मेल आती है ओटाइटिस मीडिया, वो मिडल ईयर और इसके कनेक्टिंग वो मीडिया है, उसको तकलीफ होती है, और इस कंडीशन को हम ऑटोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ओटाइटिस मीडिया क्या है? ओटाइटिस मीडिया एक पेनफुल टाइप ऑफ ईयर इन्फेक्शन है। ये हमारे ईयरड्रम के पीछे मिडिल ईयर ज्यादातर इन्फ्लेटेड, विच मीन्स स्वेलिंग होने से या इन्फेक्ट होने से को हो सकता है। इफ एक बच्चे ये सब बिहेवियर बोल रही है और कर रही है, बच्चों में ये सब बिहेवियर हम देख सकते हैं, तो शायद उन लोगों को ओटाइटिस मीडिया हो सकती है। फिट्स ऑफ फसीनेस एंड इंटेंस क्राइंग, बार बार रोती है। क्लचिंग द ईयर वाइल विंसिंग द पेन, ये ऐसे ही कान को पकड़ के कुछ कर देती है, क्योंकि उसको हमसे कम्युनिकेट करना है कि मुझे कान में कुछ तकलीफ है। कंप्लेनिंग अबाउट पेन इन द ईयर, अगर थोड़ा सा बड़े बच्चे हैं जिसको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उन लोगों को हम हमें बोल देती है। तो व्हाट आर द सिम्टम्स? तो ज्यादातर सिम्टम्स क्राइंग, इरिटेबिलिटी, नींद नहीं होती है, ये कान को हम पकड़ के कर देती है, ईयर का पेन बोल देती है, सर दर्द बोल देती है, नेक पेन बोल देती है, अ, हमको कान में कुछ है ऐसे जैसा लगता है, फ्लूइड ड्रेनेज होगा, शायद एक लीकिंग जैसा, जैसा कान से ब्लड निकलती है ऐसे ही कान से एक फ्लूइड निकल जाती है, फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया, लैक ऑफ बैलेंस, हियरिंग लॉस, ये सब ओटाइटिस मीडिया का सिम्टम्स है। तो उसका रीजन क्या है? Eustachian tube is the tube that runs from middle of the ear to the back of the throat. So when this eustachian tubes become swollen and is blocked and traps of the fluid, this is the reason for otitis media. और fluid is trapped and is become infected. एक liquid जो है वो इन दोनों के बीच, मिडिल ईयर और बैक ऑफ द थ्रोट के बीच में पानी, फ्लूइड वो जैसा भी है वो डिपेंड्स,
तो वो इन्फेक्ट हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, वहाँ से ट्रैप होके वो इन्फेक्ट हो जाती है, तो जिसके वजह से हमें ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। और younger children में the eustachian tube is shorter और more horizontal than in older children, तो जिसके वजह से भी हो सकता है। This makes it more likely to become infected। ये eustachian tube swollen और ब्लॉक होने के several reasons है। एक है cold, flu, sinus, enlarged adenoids, cigarette smoke, drinking while lying down। तो किसको ज्यादा तक रिस्क है? जो बच्चे 6 to 36 मंथ्स के बीच में है उन लोगों को हो सकता है। जो लोग अटेंडिंग डे केयर हो सकता है। बीइंग बॉटल फेड इंस्टेड ऑफ ब्रेस्ट फीड हो सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है इससे। ड्रिंकिंग वाइल लाइंग डाउन, ये सो के ऐसे ही दूध पीते हैं, ये सबसे हो सकती है। बीइंग एक्सपोज टू सिगरेट स्मोक, बीइंग एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन, चेंज इन एल्टीट्यूड, लाइक हम हिमालय चढ़ते हैं तो ऊंचाई से हमारा कान को भी डिफरेंस हो सकता है। एक्सपीरियंसेस चेंजेस इन क्लाइमेट, बीइंग इन अ कोल्ड क्लाइमेट, साइनस, फ्लू, ईयर इन्फेक्शन, ये सब से हो जाती है। और जेनेटिक्स भी ये सब में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी है। ये सब हियरिंग इम्पेयरमेंट और उसके डेफिनेशन टाइप्स है। और इससे ज्यादा भी हमें हियरिंग इम्पेयर के बारे में पढ़ाई करनी है, वो आगे के पोर्शंस में आ रही है, क्योंकि वो टर्म बाय टर्म और स्टेप बाय स्टेप भी कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर मेरे हिंदी में कोई कमी है और आपको कुछ कंफ्यूजन है, आपको नहीं समझी है, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर मेल आईडी। विशिंग यू ऑल द luck for your exam. Stay well, stay home, stay positive. Thank you.